वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में कि मॉनेटरी पॉलिसी के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हम मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप उसे जाके देख सकते हैं। जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो हमें पता है 2016 में आई थी और ये किसकी रिकमेंडेशन पे आई थी? उर्जित पटेल कमेटी की रिकमेंडेशन पे आई थी। हमें पता है कि मिनिमम ये ना 4 बार होना ज़रूरी होता है एक साल में, मैक्सिमम की कोई लिमिट है नहीं। इसके 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई के और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जिनके बारे में डिटेल में हम पहले वाले पार्ट में कर चुके हैं। जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसने इन्फ्लेशन टारगेट कितना रखा हुआ है? 4%, मतलब ±2%, कि ना तो 2% से कम होना चाहिए इन्फ्लेशन, ना 6% से ज़्यादा, ठीक है। और एट प्रेजेंट जो CRR है, SLR है सॉरी, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट है, रेपो रेट, बैंक रेट, MSF और SDF, इन सभी की एट प्रेजेंट ये रेट चल रही है। तो इंस्ट्रूमेंट्स को हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोल दो या क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हमारे ये होते हैं और क्वांटिटेटिव हमारे ये होते हैं। इनको हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे। CRR मतलब कैश रिजर्व रेशियो। तो नाम से पता चल रहा है रिजर्व मतलब ये एक ऐसा पार्ट होता है टोटल डिपॉजिट्स का जो हमारे बैंकों के पास आती है, जिसका वो कुछ हिस्सा किसके पास जमा करवाते हैं? RBI के द्वारा, RBI के पास। और ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है, डेली बेसिस पे मेंटेन किया जाता है। तो ये मेंटेन किया जाता है किसके पास? RBI के पास, ठीक है। किसका पार्ट होता है? NDTL का। NDTL मतलब नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। तो ये होता है क्या NDTL देखो, एक जो बैंक होता है उसमें डेली पता नहीं कितने लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शंस होते हैं। कुछ कस्टमर आते हैं जो बैंक में पैसा जमा करवाते हैं, कुछ है विड्रॉ करते हैं, कुछ लोन लेते हैं। तो दिन के अंत में इन सभी ट्रांजैक्शंस का जो नेट होता है वो क्या कहलाता है? नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। उसकी कुछ परसेंटेज हम किसके पास जमा करवाते हैं? RBI के पास। ये डेली बेसिस पे मेंटेन होता है। किस में मेंटेन होता है? ये हमारा कैश में मेंटेन होता है। और किस एक्ट के अंतर्गत आता है? RBI एक्ट 1934 के सेक्शन 42(1) के अंतर्गत आता है। ये कंपलसरी होता है मेंटेन करना सभी बैंकों के लिए, और इसकी मैक्सिमम और मिनिमम कोई लिमिट नहीं है। ये 0 से 100% तक मेंटेन किया जा सकता है। और जो CRR होता है जो RBI के पास जमा किया जाता है उस पर RBI कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करता। देखो NDTL का जो मीनिंग है वो भी बताया गया है कि ये सम होता है डिमांड्स का, टाइम लायबिलिटीज़ का, ठीक है। और जो भी डिपॉजिट्स होती है इन द फॉर्म ऑफ सेट जो भी हेल्ड की गई है बैंकों के द्वारा। तो डिपॉजिट्स विद अदर बैंक, जो विड्रॉल्स वगैरह है। डिमांड लायबिलिटी मतलब जो पेबल होती है डिमांड्स पर। टाइम लायबिलिटी मतलब जो एक फिक्स पीरियड के लिए जमा की जाती है। फिक्स पीरियड मिनिमम 7 दिन का हो सकता है और मैक्सिमम फिर कितना भी ज़्यादा हो सकता है। और CRR को अगर मेंटेन नहीं किया जाता है तो RBI क्या लगा देता है? पेनल्टी। और जो पेनल्टी रेट होती है वो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होती है बैंक रेट के अकॉर्डिंग। जो CRR होता है और जो मनी फ्लो होता है उनका इन्वर्स रिलेशन होता है। कैसे? अगर CRR ज़्यादा होगा मतलब बैंक है अपनी ज़्यादातर हिस्सा किसके पास जमा कराएंगे? RBI के पास। तो उनके पास कम पैसा बचेगा और कम होगा तो वो कम लोन देंगे लोगों को। कम लोन देंगे तो मनी फ्लो भी क्या होगा? कम होगा, ठीक है। ये मेंटेन किया जाता है बैंकों के द्वारा। क्यों? इमरजेंसी के लिए, रिसेशन सिचुएशंस को फेस करने के लिए। लाइक कोरोना के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ है, ठीक है। फिर आता है SLR मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये भी मेंटेन किया जाता है, डेली बेसिस पे होता है, ज़रूरी होता है। लेकिन ये किसके पास मेंटेन किया जाता है? बैंकों के पास खुद। और ये कैश की फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड एसेट्स, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह की फॉर्म में हो सकता है। क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है कि क्या जो SLR है वो सिल्वर में मेंटेन किया जा सकता है? तो नहीं, वो गलत होता है, ठीक है। ये सभी बैंकों के लिए ज़रूरी होता है। इसकी मैक्सिमम जो लिमिट है वो कितनी होती है? 40% और मिनिमम 0। ये मेंटेन वही NDTL का पार्ट होता है। और ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत आता है सेक्शन 24 के। और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं वो क्या होते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में मेंटेन किया जाता है ना, तो वो ट्रेडेबल मतलब जिनको परचेज सेल किया जा सकता है। हमें पता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा मतलब सेफ होती हैं, लेस रिस्की होती है, लेकिन वही बात है उस पर रिटर्न भी कम होता है। एग्जाम्पल दे रखा है जैसे ट्रेजरी बिल। फिर आता है रेपो रेट। रेपो रेट क्या होते हैं? रेपो देखो, अब बैंक है उनके पास खुद इतना तो पैसा खुद से तो होता नहीं है,
तो क्या करते हैं, जिस रेट पर वो मतलब जो बैंक होते हैं हमारे कमर्शियल बैंक्स वगैरह आरबीआई से लोन लेते हैं, वो रेट हमारी क्या कहलाती है, रेपो रेट। और ये शॉर्ट पीरियड का लोन होता है। इसको हम रीपर्चेज रेट या पॉलिसी रेट ये क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत ना कोलेटरल मतलब सिक्योरिटीज वगैरह रखी जाती है, उन सिक्योरिटीज को दोबारा से भी परचेज वगैरह किया जाता है। इसमें 90 डेज तक का लोन लिया जाता है, मतलब 15 दिन का लोन एक बार, फिर 75 दिन तक उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। मैक्सिमम इसकी लोन लिमिट होती है हमारी एनडीटीएल का 0.5% और मिनिमम 5 करोड़। सिक्योरिटी फॉर लोन और मॉर्गेज, तो इसमें क्या रेट होता है ना, उसके अंतर्गत हम एसएलआर वाली जो सिक्योरिटीज होती हैं उनको मॉर्गेज नहीं कर सकते। और इसका भी मनी सप्लाई के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है, क्योंकि ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही मनी सप्लाई कम होगा। बैंक रेट, इसको डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं। जब लॉन्ग टर्म के लिए लोन लिया जाता है ना कमर्शियल बैंकों के द्वारा, किससे, आरबीआई के द्वारा, आरबीआई से, तो क्या कहलाता है, बैंक रेट। इसमें 91 से लेकर 364 डेज तक का लोन लिया जा सकता है, कोई मॉर्गेज नहीं होता और लिमिट भी नहीं होती लोन की। फिर एक वर्ड होता है रीफाइनेंस फैसिलिटी। री मतलब दोबारा से फाइनेंस करना, तो आरबीआई क्या करता है, एक्सपोर्ट क्रेडिट देता है, ठीक है, रीफाइनेंस फैसिलिटी देता है बैंकों को। किस सेक्शन के अंतर्गत, सेक्शन 17(3)(a) के अंतर्गत ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934, ताकि बैंकों को इनकरेज कर पाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट को प्रमोट करे। कि कैसे, कि भाई लोग एक्सपोर्ट को प्रमोट कब करें, तब उनको सस्ती दर पर लोन मिलेगा। तो यही आरबीआई करता है, बैंकों को प्रमोट करता है और बैंक लोगों को प्रमोट करता है, तो यही रीफाइनेंस फैसिलिटी कहलाती है, ठीक है। क्योंकि जो बैंक है ना, मतलब आरबीआई, वो तो डायरेक्टली डील करता नहीं है, किससे, जनरल पब्लिक से, किनके थ्रू डील करता है, बैंकों से। रिवर्स रेपो रेट वो रेट होती है जब जो भी बैंक होते हैं अपनी सरप्लस मनी आरबीआई के पास जिस रेट पर जमा करवाते हैं वो क्या कहलाती है, रिवर्स रेपो रेट कहलाती है। इसका भी मनी फ्लो के साथ नेगेटिव रिलेशन होता है और ना इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट है ना मिनिमम लिमिट है। एमएसएफ, एमएसएफ मतलब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं ना, वो बोरो करते हैं आरबीआई से जब एक दिन के लिए या बोल दो 24 आवर्स के लिए, एक रात के लिए, तो क्या कहलाता है, एमएसएफ। इसमें मिनिमम 1 करोड़ और मैक्सिमम एनडीटीएल का 2% बोरो किया जा सकता है, ठीक है। जो एमएसएफ होता है वो हमारा, हम बोल सकते हैं, बैंक रेट के बराबर होता है। और जो मतलब जो एसएलआर सिक्योरिटीज होती है ना, उसको हम यहाँ पे मॉर्गेज कर सकते हैं। इसका टाइम पीरियड 3 PM टू दे रखा है हमें 11:50 PM, ठीक है। टोटल 9 आवर्स तक हो सकता है। कोई भी लोन मतलब हॉलीडेज वगैरह पे नहीं दिया जाता। और जो सब्सिडरी जनरल लेजर अकाउंट होता है ना, वो ज़रूरी होता है इसके अंतर्गत मेंटेन करना। और ये 2011 में आया था जी महालिंगम के बाद। फिर आता है एक नया, मतलब ये पहले से था लेकिन इसको अभी ट्रेंड में अभी ये चल रहा है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 2014 में आया था। रेफर करता है वो रेट जिस पर जो बैंक है ना डिपॉजिट कर सकते हैं मनी आरबीआई के पास एंड रिसीव कर सकते हैं इंटरेस्ट को, ठीक है। इसके लिए सिक्योरिटी वगैरह की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। ओपन मार्केट ऑपरेशन वही होती है जहाँ पे गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ की सेल्स और परचेज होती है, वो हमारा क्या कहलाता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ये फ्लो को बढ़ाने के लिए तो परचेज कर लेता है सिक्योरिटीज़ को, और फ्लो को कम करना हो पैसे की तो क्या कर देता है, सेल कर देता है सिक्योरिटीज़ को। फिर क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, उसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट वही होते हैं। देखो हम बैंक में गए, ठीक है, तो बैंक में हमने हमारी गाड़ी को गिरवी रखा जो 5 लाख रुपए की थी और बैंक ने हमें 4 लाख का लोन दिया। तो जो 5 लाख और 4 लाख के बीच का डिफरेंस होगा ना, वो हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट कहलाएगा। मॉरल सजेशन, देखो सेंट्रल बैंक होता है, ठीक है, वो क्या करता है, रूल्स रेगुलेशंस बनाता है जो जरूरी होते हैं बैंकों के लिए फॉलो करना। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, मिक्स करता है, मेंबर बैंक बनाता है, किसके मतलब प्रेशर वगैरह डाल के या प्यार से, और जो उनके रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, ठीक है, मतलब वो इग्नोर नहीं करते, ये मोरल ड्यूटी हो जाती है। राशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब ये होता है कि बैंक है ना कोटा फिक्स कर देता है अलग अलग जो भी सेक्टर होते हैं उनके लिए, किसके, लोन के। ऐसा नहीं है कि भाई सारा ही लोन एक सेक्टर को दे दिया, ठीक है, अपर लिमिट लोअर लिमिट वगैरह फिक्स करके चलता है, ठीक है। अगर एक बार कोटा पूरा हो जाता है तो एडिशनल लोन नहीं दिया जाता। कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन में क्या होता है कि लोन ना लोगों के द्वारा लिए जाते हैं गुड्स वगैरह परचेज करने के लिए। तो जो आरबीआई होता है वो कंट्रोल करके चलता है कि जो भी क्रेडिट है वो जो दिया जा रहा है वो ज़्यादा ना हो, ठीक है, मतलब इतना ही दिया जाए जितना ज़रूरी होता है। इसके लिए क्या करता है, वो फिक्स करता है कि मिनिमम टाइम पीरियड कि कब तक उन्हें रीपे करना है जो भी मतलब लोन वगैरह दिया गया था। फिर हमारा आता है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। ये देखो कई बार क्या होता है कि लोन ले लेते हैं लोग और है ना चीज़ों की होर्डिंग कर लेते हैं। होर्डिंग करना मतलब स्टोर करना। तो बैंक है ना कुछ
कमोडिटीज़ होते हैं जिनके लिए ना लोन वगैरह नहीं देता, ठीक है, जैसे कॉटन, कपास, शुगर के, ठीक है, ये सब खंड सारी, फूड ग्रेन्स वगैरह। तो ये वही होता है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में, ये होता है कि कुछ सेंसिटिव कमोडिटीज में वो क्या कर देता है, लोन को रिस्ट्रिक्ट। डायरेक्ट एक्शन जब बैंक्स होते हैं वो आरबीआई की गाइडलाइंस वगैरह को फॉलो नहीं करता, तो बैंक क्या करता है, आरबीआई क्या करता है, उनके ऊपर डायरेक्ट एक्शन ले लेता है, ठीक है। तो इस तरह से ही हमारे मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट पूरे होते हैं। अगर आपको किसी में भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पहली बार मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।